नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 180 प्रश्न हम देख चुके हैं। चलिए उसके आगे से प्रारंभ करते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ। पीछे लागा जाए था लोग वेद के साथ, आगे थे सद्गुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ आपका मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था और सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 182। सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा को माना गया है। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से ही ये संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, जिनका समय 8वीं सदी माना गया है, उन्हीं को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। सबरपा, जिनकी पुस्तक का नाम है चर्यापद, लुईपा, कण्हपा, डोम्भिपा तथा कुकरीपा आदि, ये सभी आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 183। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक काव्य खंड है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, जिनका असली नाम अब्दुल रहमान है, उन्होंने खालिक बारी, गज़ल आदि की रचना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 184। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्यापति जी की कीर्ति पताका जो रचना है वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल, कवि शेखर व अभिनव जयदेव आदि उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका व पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को उन्होंने वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 185। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध ये गोरखनाथ की रचना है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचनाकार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक एवं गुरु गोरखनाथ ने इन्होंने की है। गोरखनाथ की अन्य जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किया है। चलिए प्रश्न नंबर 186 देख लेते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये विद्यापति जी की हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति जी बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जिनकी रचना उन्होंने अवहट्ट भाषा में की, तथा पदावली, जिसकी रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, तो ये आप याद रखेंगे कि इनको जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है। प्रश्न नंबर 187 देख लेते हैं। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? तो बोधगान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। चलिए बाकी कुछ संपादित ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं।
प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा का संपादन किया है। चलिए प्रश्न नंबर 188 देख लेते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया है। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहा कोश तथा सबरपा कृत चर्यापद सिंध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 189 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीररस न होकर श्रृंगार रस है? तो यहाँ पर बीसल देव रासो जो रचना है उसका मूल वर्ण विषय वीररस न होकर के श्रृंगार रस है। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। नरपति नाल्ह कृत बीसल देव रासो मूलतः एक मुक्तव गे काव्य है। बीसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, उनके वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्यों के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 190। ये आल्हा खंड का यहाँ दूसरा नाम पूछा गया है। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगनिक रचित रासो ग्रंथ आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसल देव रासो की रचयिता नरपति नाल्ह है। वहीं खुमान रासो की रचयिता दलपति विजय तथा हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।